नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धवायस में। सिद्धवायस की तरफ से हमने जो एनसीईआरटी की डिकोडिंग सीरीज चालू की है, उस सीरीज में हम बात कर रहे हैं छठी क्लास की एनसीईआरटी जियोग्राफी इस बुक की। तो आज के इस लेक्चर में हम इस बुक के आखिरी चैप्टर को मतलब इसके 8th चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है इंडिया क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो इस चैप्टर को इन डिटेल में आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए आज के हमारे पहले पॉइंट से यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं, जो कि है वेदर मतलब मौसम। डे टू डे चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड वेदर। इट इंक्लूड्स चेंजेस इन टेम्परेचर, रेनफॉल एंड सनशाइन एटसेट्रा। वेदर या मौसम, देखिए वो चेंजेस होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में जो डेली या दैनंदिन रूप से हमें देखने को मिलते हैं। अब ये जो चेंजेस होते हैं वो हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं? दीज आर इन टेम्परेचर, रेनफॉल और सनशाइन में। मतलब एक दिन में मौसम में जो भी चेंजेस या जो भी बदलाव हमें देखने को मिलते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम वेदर कहेंगे। चलते हैं आगे एक नए पॉइंट की तरफ। द मेजर सीजन रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया। देखिए जो हमारा इंडिया है उसके महत्वपूर्ण और मुख्य सीजन कौन कौन से हैं उनकी यहाँ पर हम बात करेंगे, जिनमें पहला है कोल्ड वेदर सीजन और विंटर। जो पहला है वो है शीत ऋतु, जहाँ पे तापमान काफी कम हमें देखने को मिलता है। ड्यूरिंग द विंटर सीजन sun rays do not fall directly in this region. As a result, temperature are quite low in northern India. देखिए विंटर के सीजन में हमें यहाँ पे जो सन की रेज है वो डायरेक्टली इस एरिया में हमें देखने को नहीं मिलती, जिसके कारण नॉर्दर्न इंडिया में यहाँ पे काफी लो टेम्परेचर हमें देखने को मिलता है। दूसरा सीजन है हॉट वेदर सीजन, जिसे कि हम समर सीजन के नाम से जानते हैं या जिसे हम गर्मी का मौसम भी कहते हैं। इन द हॉट वेदर सीजन सन रेज मोर और लेस डायरेक्टली फॉल ऑन द दिस रीजन। टेम्परेचर बिकम्स वेरी हाई। देखिए इस सीजन में जो सन की रेज होती है वो डायरेक्टली ओवरहेड ऑफ दिस रीजन पे होती है, जिसके कारण यहाँ पे इस रीजन में इस समय काफी अधिक मात्रा में टेम्परेचर हमें देखने को मिलता है। काफी अधिक मात्रा में यहाँ पे हमें गर्मी देखने को मिलती है। हॉट एंड ड्राई विंड्स कॉल्ड लू ब्लो ड्यूरिंग दिस डे। देखिए लू एक कौन सी विंड है? जो कि हॉट है और जो कि ड्राई है। तो इस प्रकार की जो विंड्स होती है वो नॉर्दर्न इंडिया में समर के दिनों में हम बहती हुई देख सकते हैं। तीसरा मौसम है साउथ वेस्ट मानसून सीजन का, जिसे हम रेनी सीजन के नाम से भी जानते हैं। दिस सीजन इज मार्क्ड बाय ऑनसेट एंड एडवांस ऑफ मानसून। द विंड्स ब्लो फ्रॉम अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल टूवर्ड द लैंड। दे कैरी मॉइस्चर विद देम। व्हेन these winds strike the mountain barrier, rainfall occurs. जो रेनफॉल का जो सीजन है वो कहाँ शुरू होता है? वो ऑन सेट ऑफ मानसून एंड उसकी एडवांसमेंट से। मतलब जो मानसून होता है एट द बिगिनिंग और उसका जो एडवांसमेंट होता है, इस दरमियान जो भी सीजन या जो भी मौसम हमें देखने को मिलता है तो उसे हम कहेंगे रेनी सीजन या साउथ वेस्ट मानसून का। तो यहाँ पे जो मानसून है वो हमें दोनों तरफ से देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पे हमारा आता है अरेबियन सी और यहाँ पे आता है हमारा बे ऑफ बंगाल, जिसकी हम बात कर चुके हैं। तो यहाँ पे क्या होता है इस सीजन में, ये यहाँ पे जो वाटर बॉडी है, इस वाटर बॉडी के ऊपर से जो भी विंड ब्लो करती है वो क्या करती है? मॉइस्चर को कलेक्ट करती है और यहाँ पे इंडिया का जो मेन लैंड है वहां पे उसको ड्रॉप करने का काम करती है, जिसके कारण इस मानसून सीजन में या इस रेनी सीजन में यहाँ पे इंडिया में हमें काफी अधिक मात्रा में वर्षा देखने को मिलती है। चौथा और आखिरी सीजन है सीजन ऑफ रिट्रीटिंग ऑफ मानसून, या जिसे हम एटम के नाम से भी जानते हैं। विंड्स मूव बैक फ्रॉम mainland to Bay of Bengal. This is the season retreating of monsoon. The southern part of India, particularly Tamil Nadu and Andhra Pradesh, receive rainfall in this season. तो रिट्रीटिंग ऑफ मानसून क्या होता है? तो देखिए जो मेन लैंड पे जो मानसून की विंड होती है वो क्या करेगी? अब रिट्रीट करेंगी, मतलब
वापिस वो क्या करेगी, मूव करेगी टूवर्ड द वाटर बॉडीज। अब जब यहाँ से ये रिट्रीटिंग स्टार्ट होता है तो इंडिया का जो साउथ का जो एरिया होता है, खासकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, यहाँ पे इस एरिया में हमें इस समय वर्षा देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से हमने जो हमारा इंडिया है उसके महत्वपूर्ण और मुख्य 4 सीजन की यहाँ पर हमने बात की। अब यहाँ पे हम बात करेंगे क्लाइमेट की, जिसे हिंदी में जलवायु भी कहा जाता है। उससे पहले देखिए आपको थोड़ा रिवाइज करा देता हूं। इसी लेक्चर में पहले हमने बात की थी वेदर की या मौसम की। तो वेदर और मौसम एक ऐसा फेनोमेना है जहां पे हमें डेली लाइफ में जो एटमॉस्फेयर है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, वहां पे हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। वही क्लाइमेट एक कौन सा क्लाइमेटिकल या एनवायरमेंटल फेनोमेना है, इस चीज को जरा यहाँ पर हम समझते हैं। द क्लाइमेट इज अबाउट average weather condition which has been measured over many years. The climate of India has broadly been described monsoon type. Monsoon is taken from the Arabic word mausim, which means season. Due to the India's location in the tropical region, most of the rain is brought by monsoon winds. The climate of a place is affected by location, altitude, डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड रिलीफ। तो क्लाइमेट कौन सा इन्वायरमेंटल फेनोमेना है? इट इज अ एवरेज ऑफ वेदर कंडीशन ओवर मेनी ईयर्स। और ये जो पीरियड होता है वो हमें कितने साल का देखने को मिलता है? इट कैन बी 35 to 40 ईयर ऑफ पीरियड। और इस पीरियड के दरमियान जो भी हमने हमारे क्लाइमेट का एक एवरेज निकाला है, एक मीन निकाला है, उस मीन को हम क्या कहेंगे? उस मीन को हम क्लाइमेट कहेंगे, उस मीन को हम जलवायु कहेंगे। तो देखिए जो हमारा इंडिया है उसका जो क्लाइमेट है वो किस टाइप का है, उसका क्लासिफिकेशन किसके अंडर आता है? तो वो क्लासिफिकेशन है मानसून टाइप। हमारे इंडिया का क्लाइमेट अगर आपसे पूछा जाए तो वो किस प्रकार का है? इट इज अ मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट ऑफ इंडिया। अब ये जो मानसून वर्ड है वो किस वर्ड से ओरिजिन है? तो एक अरेबिक वर्ड है मौसिम, इस वर्ड से हमें मानसून इस वर्ड का ओरिजिन देखने को मिलता है। हमारा जो इंडिया है उसका लोकेशन हमें ट्रॉपिकल रीजन में देखने को मिलता है, जिसके कारण इस एरिया में मानसून विंड्स के कारण यहाँ पे बरसात होती हुई हम देख सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारा जो इंडिया है वहां पे जो मानसून विंड्स होती है या मानसून के द्वारा बरसात होती है तो उसका रीजन क्या है? तो वहां पे आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और वहां से आपको सही ऑप्शन चूज करना है, जो कि है ट्रॉपिकल रीजन में हमारे इंडिया का लोकेशन होने के कारण हमारे इंडिया में हमें मानसून विंड के द्वारा बरसात देखने को मिलती है। देखिए कोई भी एरिया हो, उस एरिया का जो क्लाइमेट है वो किस प्रकार का होगा उसे कुछ चीजें निश्चित करती है, जिनमें आता है जो भी एरिया है उसका लोकेशन कहाँ पे है, वो ट्रॉपिकल एरिया में आता है, वो टेम्परेट एरिया में आता है या वो फ्रिजिड एरिया में आता है। उसके आधार पर उसका जो क्लाइमेट है वो क्या होगा, वो निश्चित होगा। दूसरा है अल्टीट्यूड, वो जो एरिया है वो कितनी हाइट पे है, मतलब ओशन का जो लेवल है उससे उसकी हाइट कितनी है। तीसरा है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, मतलब जो कोई भी एरिया है वो समुद्र या एक बड़ी वाटर बॉडी से कितनी दूरी पे है, वो दूरी भी क्या करती है, उस स्थल का, उस प्लेस का जो क्लाइमेट है उसको निर्धारित करने का काम करती है। और आखिर में आता है उस एरिया का टोपोग्राफी, उस एरिया का रिलीफ। रिलीफ से यहाँ से मतलब है वहां पे माउंटेन है, वहां पे प्लेटू है या वहां पे मैदानी इलाका या डेजर्ट का एरिया है, उससे भी उस एरिया का जो क्लाइमेट होगा उसको निश्चित करने का काम किया जाएगा। वी एक्सपीरियंस रीजनल डिफरेंसेस इन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। देखिए जो हमारा इंडिया है वो रीजन या प्रदेश के तौर पर भी वहां पे हमें कई सारे डिफरेंसेस या कई सारी विभिन्नता वहां पे हमें देखने को मिलती है। जैसे कि जैसलमेर एंड बीकानेर इन डेजर्ट ऑफ राजस्थान आर वेरी हॉट, व्हाइल द्रास एंड कारगिल इन जम्मू एंड कश्मीर आर वेरी फ्रीजिंग एरिया। जो हमारा राजस्थान है वहां पे जैसलमेर एंड बीकानेर ये जो प्लेसेस है, इस एरिया का तापमान काफी अधिक हमें देखने को मिलता है। वही हमारे इंडिया में दस्सा एंड कारगिल ये जम्मू और कश्मीर में पाए जाने वाले जो स्थान है वहां का जो तापमान होता है वो काफी कम या फ्रीजिंग या कोल्ड हमें देखने को मिलता है। कोस्टल प्लेसेस लाइक मुंबई एंड कोलकाता एक्सपीरियंस
moderate climate, they are neither too hot nor too cold. Being on the coast, these places are very humid. Mausiram in Meghalaya receive world's highest rainfall, while in a particular year it might not be rain at in a जैसलमेर इन राजस्थान। देखिए जो कोस्टल प्लेसेस है जहां पे हमारा मुंबई और कोलकाता आता है, वहां का जो तापमान होता है, वहां का जो क्लाइमेट होता है, वो हमें मॉडरेट देखने को मिलता है। मॉडरेट से यहाँ पे मतलब है यहाँ का तापमान ना तो ज्यादा हॉट होता है ना ज्यादा ठंडा हमें देखने को मिलता है। अब ये जो कोस्टल एरिया है वहां का जो क्लाइमेट है इट इज ए वेरी ह्यूमिड, मतलब जो वायु होती है, जो एयर होती है, वहां पे जो पानी है या नमी की मात्रा काफी अधिक मात्रा में वहां पे हमें देखने को मिलती है। मौसिनराम इन मेघालय रिसीव वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल। जो मेघालय हमारा स्टेट है उसमें जो मौसिनराम ये जो प्लेस है वहां पे विश्व की सबसे अधिक मात्रा में वहां पे बरसात हमें देखने को मिलती है। वही जो हमारा राजस्थान है जहां पे हमें जैसलमेर देखने को मिलता है, जैसलमेर में साल में कई बार वहां पे रेनफॉल हमें देखने को नहीं मिलता। मतलब यहाँ पे बताने की एक ही बात है, अगर हमारे इंडिया का जो क्लाइमेट है, हमने बात की कि इट इज अ मानसून टाइप, लेकिन हमारे इंडिया में भी जो क्लाइमेट है वहां पे कई सारे डिफरेंसेस, कई सारी भिन्नता हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया, मतलब जो हमारा इंडिया है वहां पे जो भी नेचुरल वेजिटेशन या वनस्पति किस किस प्रकार के हमें देखने को मिलती है उसकी यहाँ पे इन डिटेल में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब इनकी क्या विशेषता होती है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट अकोर इन एरिया विच रिसीव हेवी रेनफॉल। They are so dense that sunlight does not reach the ground. Many species of trees are found in these forests. They always appear green and are called evergreen forest. देखिए जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं वो हमें हेवी रेनफॉल, मतलब काफी अधिक मात्रा में जो रेनफॉल होता है उस एरिया में वो हमें देखने को मिलते हैं, और इनकी जो डेंसिटी होती है काफी अधिक मात्रा में हमें देखने को मिलती है। तो साइड में ये हमें फॉरेस्ट का एरिया नजर आ रहा है। सो इट इज एग्जांपल ऑफ एवरग्रीन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफी अधिक मात्रा में इस एरिया में हमें वनस्पति का घनत्व देखने को मिलता है, डेंसिटी ऑफ प्लांट्स देखने को मिलती है। उसी समय इस एरिया की जो वनस्पति है वो सदाबहार, मतलब साल के सभी सीजन में ये फॉरेस्ट हमको एवरग्रीन देखने को मिलते हैं। ये जो एरिया है यहाँ पे काफी अधिक मात्रा में हमें बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है, क्योंकि इस एरिया में हमें वनस्पति की भिन्न भिन्न प्रजातियां देखने को मिलती है। और ये जो एरिया है इट इज ऑलवेज अपीयर एवरग्रीन, मतलब यहाँ के जो पेड़ होते हैं और उनकी जो पत्तियां होती है वो कभी भी झड़ती हुई हम देख नहीं सकते। तो इस प्रकार के जो फॉरेस्ट होते हैं तो उन्हें कहा जाता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। A large part of our country we have this type of forest. These forests are also called monsoon forests. These are less dense. They shed their leaves at a particular time of the year. Important trees of these forests are sal, teak, पीपल, नीम एंड शीशम। तो दूसरे नंबर पर हम बात कर रहे हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। यहाँ पे डेसिडुअस इस वर्ड का मतलब है जो पत्तियां होती है किसी भी पेड़ की उनको झड़ना। यहाँ पे आप इस पिक्चर में ये जो पेड़ है, ये जो फॉरेस्ट है, इस फॉरेस्ट की जो पत्तियां है आपको झड़ती हुई नजर आएंगी। तो इस प्रकार के जो फॉरेस्ट होते हैं तो उन्हें कहा जाता है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। जो हमारा इंडिया है वहां पे सबसे अधिक एरिया में इस प्रकार के फॉरेस्ट हमें देखने को मिलती है। मतलब सबसे अधिक एरिया अगर हमारे इंडिया का किसी एक प्रकार के फॉरेस्ट ने कवर किया हुआ है तो वो फॉरेस्ट है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। और ये जो फॉरेस्ट है वो इतने डेंस भी हमें देखने को नहीं मिलते एज कंपेयर टू द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के। और इस एरिया में जो भी फॉरेस्ट हमें देखने को मिलते हैं और इस एरिया में जो भी पेड़ पौधे हमें देखने को मिलते हैं
वो साल में एक विशिष्ट सीजन में क्या करते हैं, अपनी पत्तियों को छोड़ने का काम करते हैं। मतलब जो लीव्स है उनको शेड करने का वो क्या करते हैं, काम करते हैं। और इस प्रकार के जो फॉरेस्ट होते हैं इनको दूसरे एक नाम से भी जाना जाता है और वो नाम है मानसून फॉरेस्ट। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है मानसून फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट, तो दोनों का यहाँ पे मतलब एक ही है। इस प्रकार के जो फॉरेस्ट होते हैं वहां पे जो भी महत्वपूर्ण पेड़ हमें देखने को मिलते हैं उनमें है साल, थीक, पिंपल, नीम एंड शीशम। ये कुछ प्रजातियां या वनस्पतियां यहाँ पे इस प्रकार के फॉरेस्ट में हमें प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। तीसरे नंबर का जो वेजिटेशन का टाइप है वो है थॉर्नी बुशेस। This type of vegetation is found in a dry area of the country. The leaves are in the form of pines to reduce the loss of water. For example, cactus, kher, babul and kikar. These are the most important trees we can found in the state of Rajasthan, Punjab, Haryana, eastern slopes of the Western Ghat. तो देखिए थॉर्नी बुशेस हमें किस एरिया में देखने को मिलते हैं, जिस एरिया का तापमान हमें ड्राई देखने को मिलता है उस एरिया में हमारे देश में हमें थॉर्नी बुशेस देखने को मिलती है। अब इनकी जो लीव्स होती है, उनकी जो पत्तियां होती है वो स्पाइन्स के जैसी हमें देखने को मिलती है। स्पाइन से यहाँ पे मतलब है इस प्रकार की ये पत्तियां हमें देखने को मिलती है। अब ये जो पत्तियां होती है वो क्या करती है, कम से कम वाटर लॉस करने का काम करती है। मतलब जो इवेपोरेशन होता है उसको रिड्यूस करने का काम इन पत्तियों द्वारा इस एरिया में किया जाता है। यहाँ पे प्रमुख तौर से हमें कैक्टस, खेर, बाबुल और किकार ये वनस्पतियां देखने को मिलती है। और इस प्रकार की वनस्पतियां राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे साइड में आप थॉर्नी बुशेस का एक पेड़ देख पा रहे हैं और इस एरिया में आपको जो वेजिटेशन है काफी कम देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार की विशेषता हमें किस एरिया में देखने को मिलती है, जिस एरिया का क्लाइमेट हमें ड्राई देखने को मिलता है। अब यहाँ पे बात करेंगे माउंटेन वेजिटेशन की। अ वाइड रेंज ऑफ स्पीशीज फाउंड इन द माउंटेन अकॉर्डिंग टू वेरिएशन इन द हाइट। विद द इंक्रीज द हाइट द टेम्परेचर फॉल्स at the height between 1500 meter and 2005 meter. Most of the trees are conical in shape. These trees are called coniferous trees. For example, cheer, pine, deodar are important tree of these forest. तो माउंटेन एरिया में देखो भिन्न भिन्न प्रजाति की वनस्पतियां हमें देखने को मिलती है। तो उसका रीजन क्या है, जो माउंटेन एरिया होता है वहां पे हमें विद द अल्टीट्यूड, मतलब जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे जो टेम्परेचर में हमें कई सारे डिफरेंस देखने को मिलेंगे। उसके कारण यहाँ पे भिन्न भिन्न प्रजातियां हमें देखने को मिलती है। अगर हम खासकर 1500 मीटर और 2500 मीटर बीच का जो एरिया है, यहाँ पे इस एरिया में जो भी वनस्पति हमें देखने को मिलती है तो वो खासकर कोनिकल शेप में होती है। कोनिकल शेप से मतलब यहाँ पे इस प्रकार की वनस्पतियां आपने हिमालय या माउंटेन एरिया में देखी होगी। तो इस प्रकार की जो वनस्पति है वो हमें 1500 मीटर टू 2500 मीटर के बीच में हमें देखने को मिलती है। और यहाँ की प्रमुख वनस्पतियां है चीर, पाइन और देवदार। तो यहाँ पे आप इन पिक्चर के माध्यम से माउंटेन एरिया में किस प्रकार की वनस्पति हमें देखने को मिलती है उसको लोकेट कर पाओगे। जैसे कि हमने बात की, इस एरिया में हमें कोनिकल शेप में मतलब कोनिफेरस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे आप इन पेड़ों का साइज और शेप को अच्छी तरह से लोकेट कर सकते हो। और यहाँ पे साइड में हमें एक रियल पिक्चर दी गई है जिससे आप आसानी से समझ पाओगे कि किस प्रकार की वनस्पति हमें माउंटेन एरिया में देखने को मिलती है। पांचवें नंबर पे हम बात करेंगे मैंग्रोव फॉरेस्ट की। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट कौन से फॉरेस्ट होते हैं? दीज फॉरेस्ट कैन बी सर्वाइव इन सलाइन वाटर। दे आर फाउंड मेनली इन सुंदरबन इन वेस्ट बंगाल एंड अंडमान एंड निकोबार। तो मैंग्रोव जो फॉरेस्ट होते हैं वो सबसे पहले एक चीज हमें ध्यान में रखनी है, जो सलाइन वाटर होता है मतलब
जो समुद्र का पानी किस प्रकार से होता है वो हमें खारा देखने को मिलता है, उस प्रकार के पानी में, उस प्रकार के जल में हमें कौन सी वनस्पति देखने को मिलती है, तो वो वनस्पति है मैंग्रोव। तो इस प्रकार की मैंग्रोव वनस्पति हमें जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया सुंदरबन डेल्टा है उस एरिया में, मतलब वेस्ट बंगाल में हमें देखने को मिलती है, और जो अंडमान और निकोबार ये जो हमारे द्वीप समूह है उस एरिया में भी हमें देखने को मिलती है। साइड में ये जो पिक्चर हमें देखने को मिल रही है ये पिक्चर मैंग्रोव फॉरेस्ट से ली गई है। तो इससे आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि किस प्रकार की मैंग्रोव की एक वनस्पति होती है। तो इस प्रकार से दोस्तों इन डिटेल में हमने छठी क्लास की जो एनसीईआरटी ज्योग्राफी की बुक है उसके 8 चैप्टर को पढ़ा है। देखिए इस बुक में कुल 8 चैप्टर थे, इन 8 चैप्टर्स को हम 8 वीडियो के माध्यम से अच्छी तरह से पढ़ा है। उन सारे वीडियो की लिंक आपको सिद्धू IAS के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगा। उसी समय आपको क्या करना है, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड है और इन सभी चैप्टर से रिलेटेड है आपको सॉल्व करना है, और इन चैप्टर से रिलेटेड जो पीपीटीज है वो भी आपको सिद्धू IAS की टेलीग्राम पे मिल जाएगी। उसे आप एज अ नोट भी यूज कर सकते हैं या उसी समय इसमें कुछ आप एडिशन भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका एक कंप्लीट नोट बन जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए क्लास के साथ और नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आपसे इजाजत लेता हूं।